मंगल आशीष गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है आदिवासी विद्रोह। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि जंगलों और पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी, जहां न कोई नेता था, न कोई प्रेस, सिर्फ अपनी जमीन, अपने हक और अपनी अस्मिता की रक्षा करने वाले लोग थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आदिवासी समुदायों के संघर्ष की वो कहानियां जिन्हें अक्सर इतिहास के हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। आदिवासी यानी वे लोग जो अपनी पारंपरिक जमीनों पर पीढ़ियों से बसे हुए हैं। ये लोग मुख्यतः जंगलों में रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर होते हैं और अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखते हैं। इनका कोई जातीय वर्गीकरण नहीं होता, न ही ये परंपरागत हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में बंधे होते हैं। इनका समाज सामूहिक होता है, जहां हर किसी की भूमिका तय होती है और धर्म की कोई लिखित किताब नहीं होती। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पर फैलने लगा, तब आदिवासियों के जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा। उन्हें जंगलों से बाहर निकाला जाने लगा, उनकी जमीनें छीनी जाने लगी और जबरन कर वसूले जाने लगे। नए जमींदार, साहूकार और मिशनरी उनके इलाकों में घुस आए और यही था विरोध का सबसे बड़ा कारण। एक, भूमि अधिग्रहण और कर व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों की जमीन को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया। वे जमीनें जो पीढ़ियों से सामूहिक रूप से खुंतकट्टी प्रणाली के तहत आदिवासियों के नियंत्रण में थी, अब उनसे छीन ली गई। इसके साथ ही उन पर कर भी लगाया गया, जिसे देना आदिवासी समुदायों के लिए लगभग असंभव था। उदाहरण, संथालों को डामिन इकोह में बसाया गया, लेकिन बाद में वही जमीनें जमींदारों को दे दी गई। 2, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव और सांस्कृतिक दखल। ब्रिटिश शासन के साथ मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ी। ये मिशनरी आदिवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर उनके रीति रिवाज, देवी देवताओं और परंपराओं को अंधविश्वास बताकर खत्म करना चाहते थे। इससे आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक अस्मिता पर सीधा प्रहार हुआ। 3, साहूकारों और बाहरी लोगों का शोषण। ब्रिटिश शासन ने व्यापार और जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से गांवों में बाहर से साहूकार, महाजन और व्यापारी भेजे। ये लोग उच्च ब्याज दरों पर कर्ज देते थे, जिसे चुकाना नामुमकिन होता था। नतीजतन आदिवासी जमीन गिरवी रखते रखते उसे खो देते थे। परिणाम, आदिवासी कृषि मजदूर बन गए, अपनी ही जमीन पर। 4, वन उपज और जंगलों पर नियंत्रण। जहां आदिवासी पहले भोजन, लकड़ी और दवा के लिए जंगलों पर निर्भर थे, अब नए वन कानूनों के तहत जंगल में प्रवेश भी अपराध बन गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती पर प्रतिबंध लग गया। वन अधिकारियों और पुलिस द्वारा हिंसा आम हो गई। नतीजा, पारंपरिक जीवन शैली टूट गई और खाद्य संकट पैदा हुआ। पारंपरिक आजीविका और सामाजिक ताने बाने पर हमला। ब्रिटिश प्रशासन की नई नीतियों ने आदिवासियों के सामाजिक ढांचे, उत्पादन प्रणाली और जीवन मूल्यों को बाधित किया। जहां पहले सभी कार्य सामूहिक रूप से होते थे, अब उनमें मालिक मजदूर की व्यवस्था आ गई। अजनबी प्रशासनिक व्यवस्था ने उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। इन विद्रोहों की कुछ खास बातें थीं। ये आंदोलन जनजातीय पहचान और एकता पर आधारित थे। अक्सर कोई करिश्माई नेता इन्हें नेतृत्व देता था, जिसे लोग मसीहा मानते थे। हथियार पुराने थे, लेकिन हिम्मत बेमिसाल थी। गुस्सा मुख्यतः जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ होता था। चलते हैं 1955 के बिहार और बंगाल के सीमावर्ती जंगलों में, जहां संथाल समुदाय ने इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह छेड़ा। संथाल विद्रोह, संथाल रिबेलियन, 1955 से 56 भारत के इतिहास का एक बड़ा और संगठित जनजातीय आंदोलन था, जिसकी शुरुआत झारखंड के भोगनाडीह गांव से हुई। संथाल समुदाय, जिन्हें 1832 में ब्रिटिशों ने खेती के लिए दामिनी कोह क्षेत्र में बसाया था, धीरे धीरे जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचार का शिकार बनने लगे। अत्यधिक कर वसूली, ऊंचे ब्याज पर ऋण, जमीन हड़पना और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते संथालों के भीतर गहरा असंतोष पनपने लगा। 30 जून 1985 को सिधू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। यह विद्रोह तेजी से फैला और संथालों ने पुलिस चौकियों, रेलवे और जमींदारों के ठिकानों पर हमले किए।
संथाल विद्रोह की तीव्रता और जनसमर्थन को देखकर ब्रिटिश सरकार चौंक गई और उसने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का फैसला किया। विद्रोह के जवाब में अंग्रेजों ने 10 नवंबर 1955 को मार्शल लॉ लागू कर दिया और ब्रिगेडियर जनरल लॉयड तथा कॉलोनल बर्ड के नेतृत्व में सेना को भेजा गया। इस सैन्य दमन में संथाल गांवों को जला दिया गया, महिलाओं और बच्चों समेत हजारों संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया। अनुमान है कि करीब 15,000 संथाल मारे गए, जिनमें सिद्धू और कान्हू मुर्मू भी शामिल थे। अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई ऐसा जनजागरण दोबारा न हो और इस क्षेत्र में कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया। हालांकि विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया, लेकिन इसकी गूंज इतनी तीव्र थी कि ब्रिटिश प्रशासन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 1956 में संथाल परगना को एक अलग प्रशासनिक जिला के रूप में स्थापित किया गया, ताकि आदिवासी क्षेत्रों की अलग पहचान और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन चलाया जा सके। आगे चलकर 1876 में संथाल पारगना टेनेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत संथालों की जमीन गैर आदिवासियों को स्थानांतरित करने पर रोक लगाई गई और उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिला। यह विद्रोह एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने साबित बिरसा किया मुंडा कि आंदोलन, आदिवासी जिसे समाज भी उलगुलान शोषण के यानी खिलाफ महाविप्लव संगठित भी होकर कहा प्रभावी जाता है, संघर्ष कर सकता भारत है। के आदिवासी इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायक और प्रभावशाली अध्याय है। यह आंदोलन मुख्यतः 1899 से 1900 के दौरान झारखंड के छोटानागपुर पठार में फैला, जिसका नेतृत्व एक करिश्माई युवा नेता बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा न सिर्फ एक विद्रोही थे, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक भी थे, जिन्होंने जनजातीय अस्मिता, जमीन के अधिकार और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और मिशनरियों द्वारा हो रहे शोषण के विरुद्ध आदिवासी जनता को संगठित कर पहली बार एक जागरूक जन आंदोलन की शुरुआत की। छोटानागपुर के मुंडा समुदाय को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पारंपरिक खुंटकट्टी प्रणाली, जिसमें जमीन का सामूहिक स्वामित्व होता था, ब्रिटिश राज की जमींदारी व्यवस्था के तहत टूट गई। अब बाहरी जमींदार और महाजन आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे और उन्हें मजदूर या बंधुआ किसान, रैयत बना देते थे। इसके साथ ही उन्हें वेत बेगारी यानी बिना वेतन की जबरन मजदूरी करनी पड़ती थी, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही थी। मिशनरियों द्वारा धार्मिक रूपांतरण और पारंपरिक आस्थाओं पर आक्रमण ने उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल दिया। इन सभी कारणों ने मुंडा समुदाय के बीच आक्रोश और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। बिरसा मुंडा ने सबसे पहले धार्मिक सुधार की शुरुआत की। उन्होंने आदिवासियों को अपनी परंपरागत मान्यताओं पर लौटने के लिए प्रेरित किया और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को चुनौती दी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। 1895 से 1899 के बीच बिरसा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वे धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता के रूप में पूजे जाने लगे। दिसंबर 1999 में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। आदिवासियों ने पुलिस चौकियों, अंग्रेजी अधिकारियों और शोषक जमींदारों पर हमले करने शुरू कर दिए। बिरसा मुंडा के अनुयायी गुरिल्ला शैली में विद्रोह कर रहे थे, जिससे अंग्रेजी प्रशासन हिल गया। ब्रिटिश शासन ने बिरसा मुंडा के आंदोलन को एक बड़े खतरे के रूप में देखा। उन्होंने तुरंत बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की और पूरे क्षेत्र में खोज अभियान चलाया। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही महीनों बाद 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। हजारों आदिवासियों को कैद या मार दिया गया और पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया गया। हालांकि आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसकी दीर्घकालिक उपलब्धियां बेहद महत्वपूर्ण रही। सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, जिसमें मुंडाओं की जमीनें बाहरी लोगों को स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई। इससे सामूहिक भूमि स्वामित्व की परंपरा को कानूनी मान्यता मिली। वेत बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया। बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण
और सामाजिक न्याय की प्रेरणा बन गई। आज भी उनकी स्मृति में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है और 2023 में पीएम जन मन योजना की शुरुआत उनके सम्मान में की गई, ताकि विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूहों पीवीटीजी तक सरकारी लाभ पहुंचाया जा सके। संथालों की हुंकार हो या बिरसा मुंडा का उलगुलान, ये केवल इतिहास की घटनाएं नहीं है, ये उस अस्मिता की आवाज है जो सदियों से दबाई जाती रही। इन विद्रोहों ने हमें सिखाया कि जब जमीन, पहचान और संस्कृति पर संकट आता है, तो सबसे शांत दिखने वाला समाज भी अंगार बन जाता है। आज भी आदिवासी समाज उस संघर्ष को याद रखता है और हमें भी उस संघर्ष की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो आने वाले भविष्य का रास्ता भी तय करता है।